नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैंगन की नर्सरी डाली थी, इनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वे तैयार पौध की रोपाई वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी उन्हें अधिक पैदावार मिलेगी। तो बैंगन की तैयार पौध की रोपाई किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रही है हेमलता वर्मा। जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन बैंगन की बुआई का समय आ गया है, तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाई बैंगन की रोपाई करें। बैंगन की कुछ उन्नत किस्में हैं, जिसमें है पूसा क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, इस तरह की किस्में हैं। कुछ हाइब्रिड किस्में हैं, पूसा हाइब्रिड 6-5, पूसा हाइब्रिड 6 एंड पूसा हाइब्रिड 9, इस तरह की कुछ हाइब्रिड किस्में भी हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले जमीन का चयन एवं इसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। पहली जुताई हैरो तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर ले। बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, करीब 100 से 150 केजी नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के लिए नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले, और बाकी नत्रजन की जो शेष मात्रा बच जाती है उसको हम 2 से 3 टॉप ड्रेसिंग के रूप में अपने खेत में देंगे। तो जब पौधा करीब अपनी 3 से 4 पत्तियों की हो जाए तो आप अपन उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए उपयुक्त उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे रोपण से पहले कार्बेंडाजिम नामक फफूंदीनाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए और पौध की जड़ों को घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबा कर रखना चाहिए। इसके उपरांत ही आप पौधरोपण का कार्य करें। किसान भाइयों, बैगन की फसल को हम उसके पौधे के हिसाब से अलग अलग प्लांटिंग डिस्टेंस यूज़ करते हैं। जैसे अगर पौधे के छोटे बड़ा बार वाला पौधा है, डॉर्फ जिसको बोलते हैं, तो 45 बाई 45 पे बुआई करें। अगर अच्छा बड़ा जिसका फॉलिएज ज़्यादा स्पेस घेरता है तो 60 बाई 45 इसके लिए उपयुक्त रहता है। जो ट्रांसप्लांटिंग करें तो वो सुबह या शाम के समय करें किसान भाई, क्योंकि उस समय अपना सूर्य का प्रकाश पौधों पर ज़्यादा तीखा नहीं पड़ता है। तो अगर सुबह या शाम के समय करें और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें तो उससे पौधे को बढ़वार में सहायता मिलती है। खेत में नमी की कमी ना होने दें। अभी जैसे हम गर्मी के लिए कर रहे हैं तो हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार सिंचाई करें। जैसे अपनी ज़मीन की आवश्यकता को देखते हुए करीब से 1 हफ्ते के अंदर सिंचाई का रिपीटेशन करते रहें। और जल निकास का किसान भाई ध्यान दें कि खेत में जल भराव ना हो, जिससे हमारे पौधों को नुकसान ना पहुँचे। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेत में काफ़ी खरपतवार आ जाते हैं, चौड़ी सकरी पत्ती वाले, तो किसान भाई अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त करें। इसके लिए 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करते रहें, डोरा या कुल्पा चलाएं, जिससे कि खेत में अवांछनीय पौधे ना उग पाएँ, जिससे कि हमारे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर खरपतवार उगाते हैं तो वो पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और रोग और कीटों के बढ़ने को भी प्रभावित करते हैं। पौधों पर रोग और कीट अधिक मात्रा में आते हैं, तो इसलिए अपने खेत को समय समय अपनी दाई कुड़ाई करते रहें। इससे एक तो भूमि का एरेशन अच्छा होगा और पौधे को प्रॉपर रूप से बढ़ने में मदद भी मिलेगी। दुधारू पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दुग्ध उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप दूध दोहन से लेकर उसे बाजार तक बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें, जिससे कि आपको स्वच्छ और शुद्ध दुग्ध मिले, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन। स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है तथा बाजार में उपलब्ध दूध जो है कि कई प्रकार से केमिकल्स और मिलावटी सामान से ग्रसित रहता है। इसलिए स्वच्छ आज की सबसे बड़ी चुनौती है स्वच्छ एवं शुद्ध दूध उत्पादन। दूध दोहने से पहले पशु को जो आहार दिया जाता है वो आहार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें डस्ट की मात्रा कम से कम हो, जिससे कि उसके अंदर डस्ट उड़ के दूध में जाने की संभावना बनी रहती है। हमको ऐसे आहार का प्रयोग करना चाहिए जिसमें नमी की मात्रा हो और जिसमें उड़ने की संभावना ना हो। कई प्रकार की फसलें हैं, जैसे प्याज है,
पत्ता गोभी है, मूली है, किसान भाई उसको बटोर कर जानवरों को खिला देते हैं। ऐसे जानवरों के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, जिससे कारण उसको पीने के एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तथा वह दूध अमानक हो जाता है। आहार जो प्रयोग में लाना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की गंध या बदबू ना आए, जिससे कि हमारा दूध अमानक ना हो। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। आवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवर अपना 100% समय व्यतीत करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आवास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध दुहने से पहले आवास को अच्छी तरह से झाड़ना चाहिए। उसके अंदर जितने भी कचरा है, मिट्टी है, उसको साफ कर देना चाहिए तथा उसके अंदर पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि दूध दोहते समय दूध के अंदर किसी भी प्रकार की मिट्टी या डस्ट ना जाए, किसी भी प्रकार का उसमें गंदगी ना जाए। आवास के चारों तरफ जो भी मकड़ी के जाले लगे हैं या ऊपर जो भी गंदगी है उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए तथा हर 2 या 3 महीने के बाद उसको चूने से पुताई करते रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि जानवर के दूध दुहने का कक्ष अलग संभव हो। अगर संभव नहीं है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूध दोहते समय आसपास कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, चाहे वो दूध लेने वाले हों या कोई भी हो। फिर आती है पशु की रखरखाव। दूध दोहते समय पशु का विशेष महत्व है। पशु के दूध दोहने से पहले पशु के आयन, पशु के थन को अच्छी तरह साबुन के पानी से धोना चाहिए। उसके बाद गुनगुने पानी से उसके थन को और आयन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसके नीचे के हिस्से में किसी भी प्रकार की मिट्टी, कीचड़ या धूल नहीं होनी चाहिए, जो कि दूध में जाने की संभावना बनी रहे। ग्वाले का प्रबंधन। ग्वाले के प्रबंधन में सबसे प्रमुख है कि उसके हाथ दूध धोने से पहले अच्छे से साबुन से धुले हुए हों। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो निरमा या किसी ऐसी केमिकल से साफ करना चाहिए जिससे कीटाणु मर जाएं। और ग्वाले को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम या ऐसी टीबी, तपेदिक, ऐसी कोई भी प्रकार की बीमारी ना होनी चाहिए जो कि ग्वाले के द्वारा जानवर में या दूध में संक्रमित हो सकती है। ग्वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूध दोहने से पहले या दूध दोहते समय न तो पान, गुटखा, सुपारी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। ग्वाले को दूध दोहते समय पर्याप्त साफ कपड़े पहनना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जो भी कपड़े पहने वो साफ हों, धुले हुए हों तथा संक्रमित रहित घोल में डुबोकर उपयोग किए गए हों। दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। उसके बाद है बर्तनों का प्रबंधन। दूध दोहने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन, जिसको कि मिल्किंग पेल बोलते हैं, का उपयोग करना चाहिए। इसमें इसकी बनावट इस प्रकार से यू शेप में रहती है कि इसमें आसपास की गंदगी, धूल, डस्ट जाने की संभावना बहुत कम रहती है। और दूध संग्रहण करने वाले बर्तनों को दूध बांटने के बाद में तुरंत बाद उसको अच्छे साबुन से और गुनगुने पानी के साथ साफ करने के बाद उसको साफ करके धूप में रख देना चाहिए। संभव हो तो धूप में रख देना चाहिए, नहीं तो छाया में उल्टे करके उनको सुखा लेना चाहिए। अगर उसके अंदर दूध की मात्रा जरा सी भी, एक रत्ती भी रह गई तो वो हमारा अगला जो दूध है उसको ख़राब कर देगा, फट जाएगा, जिससे कि बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो मिल्किंग की पेल्स हैं या दूध दोहने वाले बर्तन हैं उनकी साफ़ सफाई अति आवश्यक है। दूध जाने के बाद इसको तुरंत बंद करके छान के कपड़े से छान कर इसका फर्दर प्रयोग में लाने के लिए प्रोसेस में लाना चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी, तपेदिक, थनैला, ऐसी बीमारियां जिसके कारण दूध के खराब होने की संभावना रहती है तथा जिसके कीटाणु दूध में जाकर मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ऐसे जानवरों के दूध को उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जो किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं।
इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं, जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। दाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव चंदपुर, जिला गया के जय सिंह ने आपने पंचगव्य बनाने की विधि पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है।
इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दे। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिला 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है, भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।